हेलो कंपटीटर्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। आज है 23 दिसंबर 2025। तो आज द हिंदू न्यूज़पेपर में क्या-क्या है वो एनालिसिस हम लोग करेंगे। उससे बढ़ने से पहले हम लोग अपने आपका स्वागत है वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न्स विद स्ट्रेटजी में वेब्स एकेडमी में, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है वेब्स एकेडमी 24। तो आज का मुद्दा हम लोग देखते हैं कि क्या है। आज का मुद्दा में हम लोग फर्स्ट मुद्दा पे चलते हैं कि आज न्यूज़ में क्या आया हो। तो आज का मुद्दा जो सबसे पहला मुद्दा है, पेसा महोत्सव 2025। तो पेसा महोत्सव के बारे में थोड़ा जानते हैं कि क्या है, ये न्यूज़ में क्यों आया है। तो पेसा महोत्सव जो है, जो 2 दिवसीय राष्ट्रीय उत्सव है, जिसे यूनियन मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज द्वारा आयोजित किया जा रहा है। यह महोत्सव 23 से 24 दिसंबर तक विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। ये क्या होता है ना कि हर साल पेसा एक्ट का वर्षगांठ पे जो पेसा डे मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके पीछे उद्देश्य क्या है? तो इसके मनाने के पीछे उद्देश्य जो है, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्स एरियाज एक्ट 1996 के जो लाभों और जनजातीय संस्कृति और लोकतांत्रिक जो भागीदारी को पूरा देश में उजागर करना है। आगे बढ़ते हैं। आगे में इसमें हम लोग को क्या कहा गया है कि इसका जो लक्ष्य रहता है ना, महोत्सव का लक्ष्य, कि मतलब जो ट्राइबल कल्चर है और उसका गवर्नेंस है और ट्रेडिशनल नॉलेज और स्थानीय जो लोकल डेवलपमेंट के लिए शक्तियों को प्रमुखता देना, मतलब उसको बढ़ावा देना। इसीलिए ये मतलब पेसा महोत्सव मनाया जाता है। अब इसमें क्या कार्यक्रम में क्या-क्या होता है कि कार्यक्रम में ग्राम सभा की भागीदारी होती है, जिसमें क्या होता है कि कल्चरल मतलब गतिविधियाँ दिखाई जाती है, खेल कूद होता है, लोक आर्ट का प्रदर्शन किया जाता है और पेशा से संबंधित पहले दिखाई जाती है, नाटक-वाटक के रूप में क्या-क्या हो रहा है। तो उस तरीके से मतलब ये अपना कला दिखाया जाता है। और है, अब आगे बढ़ते हैं कि पेशा-पेशा जो कर रहे हैं हम लोग, तो पेशा एक्ट है क्या? इसके बारे में थोड़ा-सा बनते हैं। तो पेशा एक्ट का जो पूरा नाम है, जो आप लोग जान चुके हैं, फिर से एक बार देख लीजिए। पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्स एरिया एक्ट 1996, जो पंचायतों को अनुसूचित क्षेत्र में विस्तार अधिनियम 1996। इसमें क्या है कि यह अधिनियम जो है, जो 5th शेड्यूल जो हमारा जो 12th अभी शेड्यूल है, जो 12 अनुसूची है, हम लोग जब संविधान के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे, तो आपको ये अनुसूची पढ़ाया जाएगा। तो उसमें ये जो 5वीं जो अनुसूची में है ना, पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने के लिए बनाया गया है। कौन? ये एक्ट। तो ये हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे में क्या देखते हैं कि पेशा एक्ट जो है ना, कितने राज्यों में लागू हुआ है? तो ये 10 राज्यों में लागू हुआ। कौन-कौन? आंध्र प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, गुजरात हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना। जहाँ-जहाँ मतलब ज़्यादातर ट्राइबल एरियाज़ है ना, ट्राइबल जहाँ रहते हैं, वहाँ इसको ज़्यादातर लागू किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कि इसका उद्देश्य क्या है, ये एक्ट का उद्देश्य क्या था? तो क्या होता है कि जो ट्राइबल कम्युनिटी है, उसको सेल्फ गवर्नेंस देना और ग्राम सभा को सशक्त बनाना। और क्या है कि जो पेड़-पौधे, जो प्राकृतिक संसाधन है ना, उस पर किसका नियंत्रण हो? इन्हीं लोग का हो, जो ट्राइबल कम्युनिटी का ही हो, मतलब स्थानीय नियंत्रण होना चाहिए। और उनकी जो ट्रेडिशनल है, कल्चर है, रीति-रिवाज है, उनकी ये खुद से अपनी रक्षा कर सके। नीचे से ऊपर तक का विकास, मतलब बॉटम अप गवर्नेंस का यहाँ पे डेवलपमेंट होना चाहिए। ये नहीं कि ऊपर-ऊपर, नीचे से जो जड़ से ही यहाँ पे विकास करने की बात कहा गया है। पेशा एक्ट में ग्राम सभा को केंद्रीय संस्था माना गया है। देखिए, इस एक्ट में सबसे किस पे ध्यान दिया गया है? तो ग्राम सभा पे। याद कीजिएगा, जो लॉर्ड रिपन है हमारा, जो स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है, जो 1800 आपका 82 में लाया था स्थानीय स्वशासन। और हमारा जो 73वां जो संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ था, तो उसी के तहत ये पंचायती राज आया था और 74वां संविधान संशोधन के तहत हमारा नगर पालिका आया था। ये भी याद रखने योग्य बातें हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन हम लोग जोड़े हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है कि पंचायत अनुसूचित क्षेत्र में विस्तार अधिनियम, जो पेशा एक्ट है 1996 का, उसका उद्देश्य क्या है? इसके क्रियान्वयन में आने वाली प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा करते हुए सुधारों का उपाय बताइए। ये 250 शब्दों में लिखना है, जो जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 में ये
थर्ड से मतलब ये अहम भूमिका निभाता है पेशा एक्ट। जब हम लोग पूरे डिटेल में जब यूपीएससी का जब पढ़ेंगे ना, तो उसमें आपको बताया जाएगा कि ये जीएस पेपर का कौन-कौन से मतलब सब्जेक्ट के बारे में बताया जाएगा। अब देखिए ग्राम सभा के प्रमुख अधिकार क्या-क्या दिए गए हैं। तो क्या करता है कि आप मतलब कोई भी डेवलपमेंट योजना आएगा ना, तो उसकी जो स्वीकृति कौन देगा, अनुमति कौन देगा, तो ग्राम सभा देगा। जैसे माइनिंग हो गया, भूमि अधिग्रहण हो गया, इस पर सलाह या सहमति इसकी ग्राम सभा की ज़रूरी है। और आपका लघु वन उ उ उपज जो है उसका स्वामित्व कौन होगा? ग्राम सभा बनाया जाएगा। देखिए जो इनका सोशल ट्रेडिशनल है और रीति-रिवाज का रक्षा ये ग्राम सभा ही इसका अधिकार है, ग्राम सभा का ही। शराब, नशा आदि पर नियंत्रण, उस पर कर, टैक्स जो है, स्थानीय विवादों का समाधान ये कौन करेगा? तो ग्राम सभा करेगा। अब इसमें चुनौतियाँ भी हैं, क्या है? कई राज्यों में क्या है कि अधूरा या कमज़ोर क्रियान्वयन इसको लागू किया गया है, अच्छे से लागू नहीं किया गया है। ग्राम सभा के अधिकार में अधिकार व्यवहार में जो देखिए अधिकार तो इतना दिया गया है, लेकिन इसको बिहेवियर में लाने में मतलब बहुत सारे चुनौतियाँ हैं, ठीक है? कमज़ोरी है। तो ये बोल रहा है कि व्यवहार में सीमित सीमित मतलब है, ये नहीं कि ब्रॉड एस्पेक्ट पे ये लागू हुआ है। अब यहाँ पे है कि खनन एवं भूमि अधिग्रहण में उल्लंघन होता है। इनकी सहमति के बिना भी ऐसा किया जाता है कि आपका सेंट्रल से पास करवा दिया जाता है और जागरूकता अवेयरनेस की भी कमी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे में हम लोग का क्या है कि मतलब सेकंड मुद्दा पे हम लोग का चलते हैं। तो न्यूजीलैंड कंक्लूड्स एफटीए विथ इंडिया विथ एम टू डबल ट्रेड। इसमें क्या कह रहा है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच अभी जो 22 दिसंबर हुआ है कल क्या हुआ है मुक्त व्यापार समझौता पे बातचीत समाप्त हुआ और क्या हुआ कि ये मुक्त व्यापार जो समझौता हुआ इस पे क्या होगा कि ये 2026 में लागू होगा। इसमें क्या है इसका मुख्य इसमें क्या-क्या म म बात हुआ है, तो उसपे हम लोग थोड़ा-सा देखते हैं कि भारत निर्यात को मतलब जो एक्सपोर्ट करेगा भारत, उस पर क्या करेगा न्यूज़ीलैंड 100% टैरिफ हटाएगा, लेकिन न्यूज़ीलैंड जो निर्यात करेगा भारत में वो 95% पर टैरिफ पर कटौती करेगा भारत। इसमें कि थोड़ा-सा अपना भारत अपना जो संवेदनशील जो क्षेत्र हैं, उस पर ये क्या किया है अपना जागरूकता दिखाकर और अपना डेयरी, मसाला, खाद्य तेल, चीनी, कुछ कृषि संवेदनशील क्षेत्रों पर टैरिफ रियायत नहीं देगा। किसको? न्यूज़ीलैंड को, ताकि घरेलू किसानों और एमएसएमई का रक्षा किया जाए। और इसमें इसका महत्व क्या होगा? तो पहला महत्व में हम लोग देखेंगे कि आर्थिक नीति और वैश्विक व्यापार जो होगा, ये समझौता क्या होगा? मतलब विकसित अर्थव्यवस्था से जुड़ने की नीति और विकसित भारत जो हम लोगों का विज़न है 2047 विज़न के तहत ये विदेशी बाज़ार तक पहुँच बेहतर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। एफटीए के तहत और आपका रणनीतिक भूमिका क्या होगा कि भारत, न्यूज़ीलैंड जो है आपस में द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को गहरा करेगा किससे एफटीएफ से और निवेश को आकर्षित करेगा तथा लचीली जो है आपूर्ति श्रृंखला को प्रोत्साहित भी करेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग और आपका थर्ड में क्या है कि रोजगार और कौशल का के लिए क्या महत्व है तो प्रोफेशनल जो और युवा जो श्रमिक है ना उनके लिए नया रोजगार होगा मोबिलिटी का अवसर मिलेगा और एफटीएस से क्या होगा कृषि एमएसएमई और श्रम गहन उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा क्योंकि निर्यात लक्षित क्षेत्रों में शुल्क में कटौती से उत्पादन में निर्यात जब आपका यहाँ निर्यात करने से मतलब आपके बाजार यहाँ बाजार में अगर आपको पैसा कम मिल रहा है तो बाहर में इसकी मांग ज़्यादा है अगर बाहर में ज़्यादा मांग रहेगा और आपका टैरिफ ही ज़्यादा लग रहा है वहाँ तो आप सामान नहीं भेजेंगे आपको मजबूरन क्या होगा कि आपको अपने जिस जहाँ मतलब आपको सुविधा है वहीं पे आप बेच दीजिएगा, चाहे वो कम पैसा हो या अधिक पैसा हो। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि खुली चुनौती मतलब खुली आपका एक बाज़ार मिल जाएगा, जो आप बाहर भी विदेशों में भी अपने उत्पादन को भेज सकते हैं, जिससे आपको क्या होगा ज़्यादा प्रॉफ़िट होगा। इसमें क्या होगा कि जो किसानों का आय का दुगना दुगना जो करना था किसानों का आय उसमें भी ये लक्ष्य में अहम भूमिका निभाएगा। अब एफटीए का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसमें क्या होता है कि द्विपक्षीय व्यापार मतलब बायलैटरल ट्रेड जो है और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना होता है।
और बाज़ारों तक बेहतर पहुँच के लिए और शुल्क में कटौती करना होता है। एमएसएमई किसान, विद्यार्थी जैसे हो गए, सेवा दाता हो गए, जो सेवा देने वाला, प्रदान करने वाला हो गया, नौकरी उम्मीदवारों के लिए अवसर ये बनाता है कौन? एफटीए। अब इसमें क्या हो गया, द्विपक्षीय को क्या करना है, इसमें व्यापार को दुगना करना है। द्विपक्षीय व्यापार को क्या करना है आपको? इसको दुगना करना है इसमें। अब दोनों पक्षों का लक्ष्य है कि समझौता के जरिए, ये जो समझौता हुआ ना, इसमें क्या करना है कि जो 5 वर्ष में क्या करना है ना, जो अभी व्यापार हो रहा है उसको दुगना करना है और अगले 15 वर्ष तक क्या करना है कि कितना, $20 बिलियन तक आपका निवेश भारत में कौन लाएगा? ये न्यूजीलैंड लाएगा। कहाँ? भारत में। और यह निवेश क्या हो जाएगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका सर्विस और एग्रीकल्चर में और अन्य क्षेत्र में भी सहायता करेगा। अब हम आपके लिए आज इसी के तहत आपके लिए एक क्वेश्चन मैंने रखा था कि भारत न्यूजीलैंड एफटीए के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इससे पहला क्या है हमारा, ये जो फर्स्ट है और ये सेकंड है, ये थर्ड है। ये क्या है? फर्स्ट में क्या कहता है, इससे भारतीय निर्यात को न्यूजीलैंड में शून्य शुल्क पहुंचाएगा। भारतीय निर्यात को न्यूजीलैंड में शून्य टैरिफ देना पड़ेगा। भारत ने डेयरी क्षेत्र को पूरी तरह खोल दिया। इसको पूरी तरह क्या बोल रहा है कि खोल दिया गया है। ठीक है, मैंने डेयरी क्षेत्र को भी पूरी तरह खोल दिया। सेवा क्षेत्र इस एफटीए का हिस्सा है। तो आप बताइए, तो आसान है आपके लिए। देखिए ये यहीं से ये एलिमिनेट हो जाता है। जो सेकंड नंबर बोल रहा है कि क्या बोल रहा है यहाँ पे कि डेयरी जो है पूरी तरह से खोल दिया गया है, तो ऐसा नहीं है। डेयरी क्षेत्र हमारा संवेदनशील क्षेत्रों को मतलब में नामित कर, चिन्हित कर क्या किया गया है कि पूरी तरह से इसको खोला नहीं गया है, कुछ हिस्सा खोला गया है। ठीक है, और इसमें एफटीए का सेवा भी इस एफटीएफ का हिस्सा है और न्यूजीलैंड में शुल्क शून्य पहुंचेगी, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट मुद्दा पे हम लोग चलते हैं। देखिए आंसर बी है आपका। नेक्स्ट मुद्दा हमारा क्या कह रहा है आज का? तो यहाँ पे नेक्स्ट मुद्दा कह रहा है हमारा कि इंडिया टॉप ग्लोबल डोपिंग लिस्ट फॉर द थर्ड कंजिक्यूटिव ईयर। मतलब लगातार भारत क्या है, लगातार तीसरा बार क्या है कि डोपिंग एजेंसियों की सूची में सबसे ऊपर रहा है, फर्स्ट नंबर पे रहा है। अब क्या है कि बाडा, देखिए ये रिपोर्ट कौन निकालता है कि बाडा की 2024 का रिपोर्ट के अनुसार क्या है कि भारत में 7,113 डोप टेस्ट किए गए, जिनमें से 2 एडवर्स एनालिटिक फाइंडिंग किया गया, यानी सकारात्मक परिणाम मिले हैं। भारत की पॉजिटिव दर 3.6% रही है, जो महत्वपूर्ण खेलों में सबसे अधिक है। सबसे अधिक किसी का है? तो भारत का ही है। पहले ये जानते हैं कि हम लोग डोपिंग कहते हैं किसे। तो खिलाड़ी के शरीर में जो प्रतिबंधित पदार्थ की उपस्थिति या प्रतिबंधित तरीकों का प्रयोग डोपिंग है। ये क्या है? बाडा की तरफ से दिया गया है ये परिभाषा। लेकिन हम लोग सरल भाषा में जानते हैं। मतलब क्या होता है ना कि जब कोई खिलाड़ी होता है ना, जीतने या बेहतर प्रदर्शन करने के लिए, मतलब जीतने के लिए या और भी एफर्ट लगाता है प्रदर्शन करने के लिए, क्या होता है, गलत और अवैध साधनों का सहारा लेता है, तो उसे डोपिंग कहते हैं। मान लिया जाए कि कोई इंजेक्शन ले लिया जैसे, ठीक है, कोई इंजेक्शन ले लिया, कोई केमिकल खा लिया या कुछ भी और, मतलब बाहरी से, मतलब अपना गलत साधनों का उपयोग करके वो उत्तेजना अपने आप में पैदा करके भी ऐसे लोग करते हैं, तो इसी को कहा जाता है डोपिंग कहा जाता है। यहाँ पर बाडा क्या है? तो बाडा के बारे में हम लोग जानते हैं, जो ये रिपोर्ट निकालता है डोपिंग रिपोर्ट। तो इसका जो बाडा का मतलब क्या होता है? वर्ल्ड एंटी डोपिंग आपका एजेंसी है। बाडा का फुल फॉर्म क्या होगा? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। अब इसमें क्या हो गया आपका आपका एक मिनट, इसमें है कि विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी, इसका हिंदी हो गया। यह एक कैसा है? इंटरनेशनल बॉडी है। कैसा? इंटरनेशनल बॉडी, जो खेलों के डोपिंग को रोकने के लिए नियम बनाती है और निगरानी करती है। क्या? खेल पर ये रोक, मतलब जो डोपिंग जो होता है ना, उसको ये रोक के लिए नियम और कोड बनाती है और आपका मॉनिटरिंग भी करती है। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1999 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? मॉन्ट्रियल में है, जो कनाडा में है, कनाडा देश में है। इसकी नेचर कैसा है? तो यह एक आपका स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और ये इसका कार्य क्षेत्र पूरे विश्व में सभी खेल और खिलाड़ी के ऊपर इसका कार्य क्षेत्र है। ये नहीं कि मतलब एक सीमित है, ये सीमित नहीं है, बहुत बड़ा ब्रॉड एक्सपेक्ट है इसका है।
अब इसका प्रमुख कार्य क्या है? तो देखिए रोधी नियम बनाना, जिससे क्या है कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग कोड तैयार करता है, जो सभी देश और खेल संघों के इस कोड को पालन करना होता है। और प्रतिबंधित पदार्थों की सूची जारी करना था, कौन-कौन मतलब पदार्थ इसमें मतलब सूची में है जो आपको नहीं लेना है। तो जैसे हर साल प्रोविडेंट लिस्ट जारी भी करता है, इसमें स्टेरॉइड देखिए जो हम बोले थे, हार्मोन या ब्लड डोपिंग आदि मतलब बाहर से भी ब्लड कितना लोग चढ़ा लेते हैं, हार्मोन का इंजेक्शन ले लेते हैं, स्टेरॉइड करवा लेते हैं अपने आप को, तो ये सब पर प्रतिबंध लगाता है। डोपिंग टेस्ट की निगरानी करता है, जैसे सैंपल टेस्टिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक तय करता है कि क्या स्टैंडर्ड रहेगा, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के होगा। लैब्स को मान्यता देता है, मतलब ऐसा नहीं है कि सभी लैब्स में ये आप चेक करवा सकते हैं। आपका आगे बढ़ते हैं और इसमें क्या होता है कि शिक्षा और जागरूकता इसमें क्या होता है, शिक्षा और जागरूकता के लिए मतलब खिलाड़ियों और कोच के लिए भी एंटी डोपिंग एजुकेशन चलाया है। प्ले ट्रू जैसे अभियान करता है, ये आपका कौन करता है? तो वाडा करता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो अब ये देखिए कि ये जो डोपिंग जो अभी रिपोर्ट आया, उसका प्रभाव क्या पड़ेगा? अगर मान लिया जाए कि आपका रिपोर्ट में खराब स्थान आ रहा है, जैसे मतलब 267 या 260 लोगों का मतलब आपका पॉजिटिव निकला है, तो उससे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है? या 3 साल लगातार आप ऊपर आए हैं, तो उससे क्या प्रभाव या परिणाम पड़ेगा? तो देखते हैं फर्स्ट में क्या होता है, खेलों की छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। क्यों? भारत की यह स्थिति अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खेल प्रशासन की क्षमता पर सवाल उठाएगा। भाई लोग बाहर के लोग कहेंगे ना, इंटरनेशनल वाले लोग कि हाँ, आप लगता है कि अगर आप जीतते हो तो आप डोपिंग का यूज़ करते हो। देश की शाखा को भी प्रभावित करेगा, किसी के साथ आपका विश्वास भी आपका खत्म करेगा। इसका सीधा असर भारत की 2036 ओलंपिक अभी में 2036 में जो ओलंपिक का मेज़बानी करेगा भारत, उसकी जो उस पे भी असर पड़ सकता है। अब सेकंड में क्या अंतर्राष्ट्रीय चिंताएँ क्या है कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी पहले ही क्या दे दिया है कि भारत को चेतावनी पहले भी दे चुका है। पहले भी तो 2 बार लगातार आया था ऊपर, तो कि डोपिंग नियंत्रण प्रणाली को मजबूत कीजिए। लेकिन अभी भी भारत ये मजबूत नहीं कर पाया अपने डोपिंग का केस का। तो ये थर्ड में क्या है, खिलाड़ियों का करियर पे भी प्रभाव पड़ता है। डोप टेस्ट में अगर पकड़ा जाता है एथलीट, तो उसको प्रतिबंधित कर दे, प्रतिबद्धता और प्रतिष्ठान जो खेल है खोने जैसे अपनी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। कुछ खिलाड़ियों को 3 साल का भी देखिए अगर बार-बार ये करता है ना, तो इसको पूरी तरह से बैन कर देता है। अगर पहली बार पकड़ा है तो 3 साल तक आपका दंड दिया जाएगा। इसमें दंड का भी ये वाडा अपना प्रावधान किया हुआ है। अब इसमें आप से पूछा जाएगा कि भाई सुझाव दीजिए या समाधान दीजिए, तो हम लोग सुझाव और समाधान की ओर बढ़ते हैं। तो पहला इसमें सुझाव क्या दे सकते हैं कि शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम चलाना चाहिए। कहाँ? स्कूल और कोचिंगों केंद्र जैसे एनएसएफ के स्तर पर डोपिंग के प्रति शिक्षा पर जोर देना चाहिए। चाहे शुरुआत से ही ये मामला मतलब आप लोग स्कूल कोचिंग से ही तो लोग निकलते हैं। मतलब स्कूल कोचिंग में ही तो इनको सिखाने वाले जो हैं, उनका वही कार्यक्रम अगर चला दिया जाए, तो ये सब लेने से इन लोग मतलब जागरूकता होगा और ये नहीं लेंगे, जो खिलाड़ी लोग रहेंगे। इसके लिए क्या होगा कि नाडा एसएआई को ये देखिए नेशनल पे है नाडा, और ये एसएआई को ऑनलाइन ऑफलाइन जागरूकता मॉडल तैयार करना चाहिए। अब सेकंड में क्या आ गया, हम लोग टेस्टिंग और निगरानी की गुणवत्ता में सुधार करना चाहिए। यहाँ का जो टेस्टिंग है और मॉनिटरी है जो जिसकी गुणवत्ता अच्छा नहीं है, तभी तो डोपिंग कर लेते हैं मतलब जो भारतीय खिलाड़ी। जैसे पूलिंग लैब अनुसंधान आधुनिक तकनीक से डोपिंग परीक्षणों को और विश्वसनीय बनाना होगा। परीक्षण केवल संख्या नहीं बल्कि सामयिक और निष्पक्ष होना चाहिए। ये नहीं कि संख्या कि कितना आप डोपिंग करवा चुके हैं, नहीं, उसका मतलब है निष्पक्ष हो करना चाहिए। और थर्ड में क्या है कि दंड, निगरानी और प्रशासनिक सुधार भी ज़रूरी है। क्यों? सख्त दंड और प्रशिक्षकों, कोच के लिए जवाबदेह से डोपिंग रोकने में सहायता मिलेगी। माने सख्त अगर आप दंड कीजिएगा और प्रशिक्षुओं को कोच को मतलब अकाउंटेबल बनाइएगा कि हाँ, आप भाई कोच आप अपना जवाबदेही दीजिए कि कैसे ये हो रहा है, तो उससे क्या है डोपिंग रोकने में सहायता मिलेगी। स्पोर्ट्स कोड में डोपिंग शिक्षा को अनिवार्य कीजिए और उसके कोर्स में रूप में शामिल कीजिए, जो भी है उसके कोड में स्पोर्ट्स कोड में। और चौथा में क्या है कि हमारा
सहयोगात्मक वैश्विक पहल, मतलब आपका वर्ल्ड कॉर्पोरेशन एक पहल चलाना चाहिए, जैसे भारत को वाडा और अन्य देशों के साथ शोध आधारित सहयोग बढ़ाना चाहिए, ताकि नए प्रतिबंध पदार्थ और तकनीक का तेजी से पता लगा सके। ठीक है, टेक्नोलॉजी आएगा अगर आप बाहर से करते हैं तो। नेक्स्ट मुद्दा पे हम लोग चलते हैं। तो अजयदीप जो है आपका न्यूज़ में है। तो अजयदीप क्या है? अजयदीप आपका अजयदीप एक एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वारक्राफ्ट जो है पूरा इसका जो अजयदीप आपका एएसडब्ल्यू और आपका एसडब्ल्यूसी। तो ये क्या है? एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट। यह एक क्या है? नौसैनिक युद्ध मतलब सबमरीन है। ये क्या है? सबमरीन है जो आपका क्या करेगा? समुद्र के उथले पुथले पनडुब्बियों को पता लगाएगा। युद्धपोत है, ठीक है, एंटी सबमरीन है। तो ये क्या लगाएगा? आपका पनडुब्बियों को, सबमरीन को पता लगाएगा और मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया है इससे। अब निर्माण इसका कौन किया है? कि द गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स, जो कोलकाता बेस्ड है, कोलकाता का है, जो स्वदेशी रूप से बनाया गया। ये क्या है? किसके तहत, कौन सा प्रोजेक्ट के तहत बन रहा है? तो 8 जो एएसडब्ल्यू जो एंटी सबमरीन वाटर वारफेयर और सैलो वाटर क्राफ्ट के प्रोजेक्ट में यह तीसरा जहाज होगा। कौन? ये अजदीप, अजादीप। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि इसे कब 22 दिसंबर जो कल है को भारतीय नौसेना को चेन्नई डॉक के पास सौंपा गया। किसको? नौसेना को सौंपा गया, चेन्नई का। अब आगे बढ़ते हैं कि आजादीप का नाम कैसे पड़ा? ये नाम का कारोबार जो है, कर्नाटक के पास जो समुद्र में स्थित एक अंजदीप द्वीप है, उसी से लिया गया, इसका नामकरण किया गया ताकि भारतीय समुद्र क्षेत्र की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाया जाए। किसके नाम पे पड़ा है? ये याद रखिएगा, अंजदीप के, अंजदीप द्वीप से लिया गया है। इसकी टेक्नोलॉजी कैपेसिटी क्या है? तो इसमें देखते हैं कि लगभग इसमें 17 मीटर लंबा और जल प्रपंच वाटर जेट से संचालित होगा। हल्के टर्पीडो होंगे, सोनार का भी हो, एंटी सबमरीन रॉकेट से भी इस पर रहेगा। यह जहाज क्या है? समुद्री सतह एवं पानी के भीतर, मतलब पनडुब्बियों को, ड्रोनों और पनडुब्बियों को भी पता लगाने में और उन्हें नष्ट करने में ये सक्षम है। और ये कोस्टल तटीय निगरानी भी करेगा और माइन लेइंग मिशन भी कर सकता है। भारत के लिए यह जहाज नौसेना के पनडुब्बी विरोधी क्षमता को और क्या करेगा? ये मजबूती प्रदान करेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे में क्या है कि समुद्री सुरक्षा और एएसडब्ल्यू की आवश्यकता क्यों है? तो आज के समय में जो है ना कि समुद्र में भी संभावित खतरे, जैसे मतलब दुश्मन की पनडुब्बी आ रहा है, उसको पता लगाने के लिए और उन्हें रोकने के लिए ये समुद्री सुरक्षा जरूरी है। उपग्रहों और सतह सतह जहाजों के अलावा जो है ना, एएसडब्ल्यू जैसे उथले जो जल युद्धपोत हैं, उसकी भूमिका समुद्री रक्षा रणनीति में बढ़ती है। यहाँ जो है ना, जहाज जो भारतीय नौसेना के पनडुब्बी विरोधी प्रक्रिया यानी एंटी को मजबूत करेगा। कौन? ये आपका अजदीप जैसा एंटी सबमरीन वारफेयर और सैलो आपका वाटर क्राफ्ट। अब इसकी महत्व क्या है? महत्व को क्या है? तो ये जो महत्व है, स्वदेशी बनाया गया है। तो ये क्या करता है कि आत्मनिर्भर जो हमारा भारत है ना, इस जहाज उसको ये बढ़ावा देता है। कैसे? इस जहाज का निर्माण लगभग 80% स्वदेशी, मतलब इंडिजीनियस सामग्री से और टेक्नोलॉजी के साथ किया गया है, जो भारत के इंडिजिनाइजेशन और अच्छा आत्मनिर्भर लक्ष्यों को पूरा करता है। और सेकंड क्या किया गया है कि जो मेक इन इंडिया हमारा है, मेक इन इंडिया है, मेक इन इंडिया जो और पीपी मॉडल को ये भी बढ़ावा देता है। कैसे? यह परियोजना जो जीआरएसी कोलकाता बेस्ड है और एलएनटी शिपयार्ड के बीच पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनाई गई है, जो रक्षा उत्पादन में सहयोग और निजी सार्वजनिक भागीदारी की दिशा में सकारात्मक संकेत ये देता है। और सुदूर समुद्री जो रिमोट जो सेंसिटिव एरिया, जो समुद्री हम लोग का क्षेत्र है, उसको भी सुरक्षा ये प्रदान करेगा। कैसे? भारतीय समुद्री क्षेत्र और व्यापार मार्गों की सुरक्षा करेगा, खासकर लिटोरल जोन जो उथले समुद्र क्षेत्र में है, आसियान हिंद प्रसाद में स्थित, उन वहाँ पे स्थिरता बनाए रखने में ये भी मदद करेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा हूँ।
सॉरी नेक्स्ट मुद्दा जो हमारा है, नेक्स्ट मुद्दा हमारा क्या कहता है, मार्विन मार्स ऑर्बिटर। ये क्या है? समाचार में क्यों है, न्यूज़ में क्यों है? नासा ने पुष्टि किया है कि मार्विन मार्स ऑर्बिटर से संपर्क नासा का टूट गया है। तो ये मार्विन मार्स ऑर्बिटर है क्या? पहले इसको देखते हैं, मार्विन मार्स ऑर्बिटर। तो ये क्या है आपका मार्विन मार्स ऑर्बिटर? इसका पहले पूरा नाम क्या है? मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलेटाइल एवोल्यूशन। मार्स आपका एटमॉस्फेयर एंड वोलेटाइल एवोल्यूशन। यह नासा का क्या है, नेशनल जो एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का क्या है, नासा द्वारा ये भेजा गया एक मार्स ऑर्बिटर मिशन है, जिसका उद्देश्य क्या था कि मंगल ग्रह के ऊपरी वायुमंडल जो है ना, और वह सोलर विंड के साथ इसका इंटरेक्शन का अध्ययन करना है। क्या मतलब इसका मतलब इसके साथ सोलर विंड और ऊपरी वायुमंडल के साथ क्या इंटरेक्शन है, उसका ये अध्ययन करने के लिए कौन सा भेजा गया था? तो मार्विन मार्स ऑर्बिटर, मार्विन को भेजा गया था। अब ये क्या है कि मार्विन को कब लॉन्च किया गया था? 2014 में लॉन्च किया गया था, और 13 में लॉन्च किया गया था, और 14 में क्या हुआ था, ये मार्स ऑर्बिटर में कक्षा में मतलब प्रवेश कर गया था। अब मार्विन का जो मिशन का महत्व क्या था, तो वैज्ञानिक महत्व हम इसका देखेंगे, तो मार्विन ने मंगल ग्रह के ऊपरी वायुमंडल और सौर हवाओं के बीच इंटरेक्शन को समझने में मदद की है, जिससे पता चला है कि मतलब मंगल पर अपना वातावरण कैसा वातावरण है, वहाँ पानी क्यों खो चुका है, ये मंगल पे क्यों नहीं है, इससे ग्रहों की उत्पत्ति और डेवलपमेंट कैसे उत्पत्ति, इसका विकास हुआ, जन्म हुआ, ये महत्वपूर्ण मतलब हमारे स्टडी में महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करता है। और इससे क्या हो गया कि प्लानिटरी साइंस और कंपैरेटिव प्लेनेटोलॉजी को पृथ्वी बनाम मार्स के अध्ययन में भी ये उपयोगी है। और दूसरा क्या है कि संचार नेटवर्क में ये योगदान करेगा। मार्विन ने रोवर्स और ऑर्बिटर के बीच संचार रिले को रूप में भी सेवा दिया है, जिससे क्या है सरफेस मिशन की सफलता में भी योगदान हम लोग को मिला है। आगे बढ़ते हैं। आज का द हिंदू का इतना ही मुद्दा था। तो हम लोग आप लोग को कैसा लगा ये हमारा क्लास? आप हमारे कमेंट पे जाके आप अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं, और आपकी और क्या मांगे हैं वो भी आप हमको बता सकते हैं, और ताकि मैं आपके लिए अच्छे से और भी मैं प्रिपेयर करके द हिंदू का और फुल मतलब विश्लेषण करके लाऊं, और आपके लिए जो हमेशा आप डेली आपका कल ऐसा हो गया था कि मेरा जो यूट्यूब पे अपलोड नहीं हो पा रहा था एमसीक्यू, जो आपके लिए कल मैंने फिजिक्स का एमसीक्यू लाया था, तो मैं रात होते-होते तक मैं आपका कर दिया था। ओके, तो आज भी शाम 5 बजे तक आपके लिए एमसीक्यू लाया जाएगा, जो डेली बेसिस चलाया जा रहा है, जो आपको हर एग्ज़ाम में जैसे बीपीएससी, एईडीओ हो गया बीपीएससी का, आपका यूपीपीसीएस का हो गया, जेपीएससी का भी नोटिफ़िकेशन आ चुका है। आपका बिहार एसएससी का हो गया, आपका बिहार दरोगा का हो गया, ये सब के बारे पढ़ने के लिए भी वो बहुत मतलब उससे आप अपने एग्ज़ाम को फुलफ़िल कर सकते हैं। उसमें क्या होता है ना कि आपको फुल एनालिसिस करके आपको क्वेश्चन का आंसर बताया जाता है, ताकि आप ये नहीं है कि 25 क्वेश्चन मैंने करवाया तो 25 ही क्वेश्चन का रहेगा। उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको एक सब्जेक्ट का ओवरऑल नॉलेज आपको हो जाती है। ठीक है? मैंने बहुत कुछ करवा चुका हूँ, मेडिवल का करवा चुका हूँ, एनिसेंट का करवा चुका हूँ, मॉडर्न का करवा चुका हूँ, ज्योग्राफी का करवा चुका हूँ आपका, और आपका फिज़िक्स का करवा चुका हूँ, बायोलॉजी का करवा चुका हूँ, और आपका इंडियन पॉलिटी का भी मैं करवा चुका हूँ। आज मैं कुछ अन्य एमसीक्यू भी लाऊँगा अन्य सब्जेक्ट का भी, तो कृपया करके आप देखें उसे भी। और हमारे चैनल वैरायटी ऑफ एग्ज़ाम पैटर्न्स विद स्ट्रैटेजी को शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आप अपना अनुभव शेयर करें, और मेरा वेब्स अकेडमी 24 जो टेलीग्राम चैनल है, उस पे आप जाके जुड़ें, ताकि आपको नोटिफ़िकेशन मिले। और आपकी अगर माँग ज़्यादा बढ़ेगी तो मैं आपको पीडीएफ अभी मैं अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि किन्हीं का अभी तक मांग वैसा नहीं आया पीडीएफ के लिए, तो मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा वहाँ पे। ओके, धन्यवाद। आज का सेशन कैसा लगा आप अपना अनुभव जरूर शेयर करिएगा हमारे कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।